पार्ट 4। अगर आप सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, तो आपने सब कुछ छोड़ दिया है। आपने नियमित हाजिरी और पढ़ाई के उल्टे सीधे दर्रे के बावजूद जग्गी ग्रेजुएट हो गया। उसने मैसूर यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य में दूसरा स्थान भी हासिल कर लिया। इस बात ने उन सबको चौंका दिया जो उसे जानते थे। वो खुद भी हैरान था। परिवार में सवाल उठना ही था, अब आगे क्या। घर में एमए करने की चर्चा हो रही थी, लेकिन जग्गी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने अपने माता पिता को बता दिया कि उस कोर्स की सारी किताबें वो पहले ही पढ़ चुका है। अब वो अपनी रोजी रोटी कमाएगा और मोटरसाइकिल पर दुनिया की सैर करने का लंबे अरसे से संजोया अपना सपना पूरा करेगा। लेकिन रोटी कमाने की तुम्हारी योजना क्या है? माता पिता ने जरा संभल कर पूछा। वो एक अरसे से जग्गी के धमाकेदार जवाबों के आदी हो चुके थे, लेकिन इस बार जो जवाब मिला उसके लिए वो कतई तैयार न थे। मुर्गी पालन। उनके बेटे ने छोटा सा जवाब दिया और उनका यही मतलब भी था। तब तक मैं मोटरसाइकिल में देश के हर जगह घूम चुका था। जब मैं नेपाल की सीमा पर पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि आगे जाने के लिए मुझे कुछ कागजात की ज़रूरत थी। तब तक मुझे यही लगता था कि अपनी मोटरसाइकिल पर मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन सीमा पर तैनात लोगों ने कहा, नहीं, जब तक आपके पास ये कागजात नहीं है आप आगे नहीं जा सकते। मुझे नहीं मालूम था कि वो कौन से कागजात मांग रहे थे। मेरे पास मेरी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन और मेरा लाइसेंस था, लेकिन इतना काफ़ी न था। तभी मैंने सोचा, ठीक है, मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए मुझे किसी दूसरी चीज़ की भी ज़रूरत है। तब से मैंने इसका ख्वाब देखता रहा। मैंने कहा, एक बार अगर मेरे पास काफ़ी पैसे हो जाए तो मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ लोग मुझे रोक नहीं सकते। मैं जल्द ही कुछ पैसे कमाकर जाना चाहता था। उन दिनों मुर्गी पालन के धंधे में खूब कमाई थी, तो मैं भी इसमें कूद पड़ा। मेरे पिता ने कहा, मैं लोगों को क्या बताऊंगा, मेरा बेटा मुर्गियां पाल रहा है। मैंने कहा, यह आपकी समस्या है। मैंने अकेले अपने हाथों बड़ी मेहनत से अपना पोल्ट्री फार्म तैयार किया। 2.5 एकड़ का एक फार्म जग्गी के घर से 12 किलोमीटर दूर मैसूर से लगभग बाहर था। जग्गी पाँव फटते ही अपना काम शुरू कर देता और देर रात तक लगा रहता। कई बार ऐसे मौके भी आए जब देर हो जाने की वजह से उसने रात घर के बाहर बिताई, क्योंकि वो घर वालों को आधी रात में परेशान नहीं करना चाहता था। पहले 6 महीने कड़ी मेहनत के थे और वो इसके लिए तैयार था। उसने अकेले बड़ी मेहनत से 3200 मुर्गियों के लिए पिंजरे तैयार किए। इस काम के दौरान कई बार उसके हाथों से खून भी बहने लगता। पैसे बचाने के लिए उसने कई दिनों तक केले खाकर काम चलाया। उसने आमदनी में थोड़ा बढ़ोतरी के लिए कुछ नए तरीके भी निकाले। वो सुबह सुबह शहर में सड़क
के किनारे लगे पेड़ों से गिरी लकड़ियां इकट्ठी कर लेता और फिर उनकी आग से ईंटें पकाता। एक समय ऐसा भी आया जब वो मैसूर का एक सफल ईंट निर्माता माना जाने लगा। ये पैसा कमाने की आसान रणनीति थी। वो हैरान था कि ये योजना किसी और के दिमाग में क्यों नहीं आई। इससे उसके दिमाग में बहुत अरसे से बैठा ये धारणा और मजबूत हो गई कि लोग अगर बिल्कुल मूड नहीं है तो थोड़े मन तो है ही। जल्द ही उसका धंधा चल निकला, मुनाफा बढ़ने लगा। वासुदेव परिवार को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बिगड़ेल बच्चा रातों रात एक सफल कारोबारी बन गया है। जीवन बड़ी आसानी से चल रहा था। जग्गी रोज सुबह के 4 घंटे मुर्गी पालन में बिताता था। उसका बाकी सारा दिन पढ़ने, कविताएं लिखने, कुएं में तैरने, पेड़ों पर चढ़कर दिवा स्वप्न देखने और अपने फार्म में बनाए गांव के माहौल का आनंद लेने में बीतता। 13 साल की उम्र से ही मैं आसन और प्राणायाम कर रहा था और मेरे जीवन में ध्यान भी शामिल हो गया था। इसलिए मैं या तो ध्यान में लीन रहता या पढ़ाई लिखाई करता। अंडों का उत्पादन अच्छा हो रहा था, पैसे भी आराम से आ रहे थे। सुबह के काम से निपटने के बाद मैं बरगद के एक बड़े पेड़ पर सबसे ऊपर चढ़कर बैठ जाता। अगर मैं आंखें बंद करके वहां बैठ जाता तो उसके बाद दिन दुनिया से पूरी तरह बेखबर हो जाता। घंटों में उस पेड़ पर बैठा रहता। पोल्ट्री फार्म वाले वो दिन बहुत खूबसूरत थे। मैं जीवर कर पढ़ सकता था। मैं बहुत सी कविताएं लिख रहा था। कोई भी आकर मुझे परेशान नहीं करता था। कई दिनों तक मैं 1 या 2 मजदूरों के अलावा किसी आदमी की शक्ल नहीं देखता था। वो एक बढ़िया जिंदगी थी। ये जगह शहर से काफी दूर थी तो कोई उससे मिलने भी नहीं आता था। इस वजह से ये सांप पालने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। बहुत जल्दी ही उसने एक फलती फूलती सांपों की कॉलोनी तैयार कर ली। हर सुबह वो बड़े आहिस्ते से उठता। उसे इस बात का ध्यान रखना होता था कि उनके बिस्तर पर या आसपास सोने वाले 2 दर्जन कोबरा और फाइफर सांपों को कोई परेशानी ना हो। उनका कहना है कि सांपों की सोहबत में उन्होंने योग के बारे में बहुत जाना। उनकी मौजूदगी का मतलब ये सीखना था कि बिल्कुल स्थिर और जागरूक कैसे रहे। मेरे सोने के कमरे में लगभग 20 से 25 सांप रहते थे। वो कहते हैं ये एक बड़ा कमरा था जहाँ मैं सोता था, थोड़ा बहुत खाना पकाता था और अपनी कुछ किताबें रखता था। फार्म में बस वही एक कमरा मेरे रहने की जगह थी। ये सांप वहाँ हर जगह घुमा करते थे। सब के सब जहरीले थे। आमतौर पर कोबरा, कुछ वाइपर भी। मैं हमेशा वाइपरों से कोबरा के मुकाबले ज़्यादा होशियार रहता था, क्योंकि कोबरा के काटने पर आपके पास काफ़ी वक्त होता है। यह आपको लगभग 6 घंटे का वक्त देता है, जबकि वाइपर को काटने पर आपके पास सिर्फ 2.5 से 3 घंटे की मोहलत होती है। कोबरा के काटने पर तो शरीर कुछ देर काम कर सकता है, लेकिन वाइपर के काटने पर देखते ही देखते लकवा हो जाता है। मेरे पास दोनों थे, पर कोबरा ज़्यादा थे, क्योंकि कोबरा ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये कुछ गर्वीला होता है और इसमें कुछ शानदार बातें होती है। तो जब आपके कमरे में इतने सारे सांप हो
तो ये पता नहीं होता कि वो कहाँ होंगे। सांप असंभव लगने वाली छोटी सी दरार में भी घुस सकता है। जब मैं सोता तो वो अक्सर मेरे कंबल के अंदर घुस जाते थे। अगर मैं सुबह जल्दी या आधी रात को उठता तो अपने कंबल में एक न एक सांप को रेंगता पाता, यानी मुझे काफी सावधानी से हिलना डुलना पड़ता था। एक भी गलत हरकत की तो वो काट सकता था। आपको ये पता नहीं होता था कि उसका सिर किधर है और पूंछ किधर है। वो पूरा कपड़े के नीचे ढका होता था। तो मेरे लिए ये जागरूक रहने का कड़ा परीक्षण था। मुझे अत्यंत जागरूकता के साथ हिलना डुलना सीखना पड़ा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर मैं जरा भी झटके से हिला तो ये जानलेवा हो सकता है। ये जंगली लीक चलती रही, जैसा कि वो अक्सर कहते हैं। ये नीली जिस और विल्टस का जमाना था। जग्गी के पास अब अपनी मोटरसाइकिल थी। उस पर उसके करतब रोंगटे खड़े करने वाले होते। चुनौती स्वीकार करने में हमेशा आगे रहने वाला जग्गी मैसूर अंशुर हाईवे पर टिम्बर ट्रकों के पहियों के बीच खतरनाक ढंग से मोटरसाइकिल निकालता। इन ट्रकों की साइड बॉडी नहीं होती, बस टिपर ही होती है। आगे और पीछे के घूमते हुए पहियों के बीच खाली जगह होती है। मैं दोनों पहियों के बीच अपनी मोटरसाइकिल ले जाता और फिर बाहर निकाल आता। अगर इसमें जरा सी भी भूल चूक हो जाए तो आप सड़क पर पल स्तर की तरह चिपक के रह जाएंगे। लेकिन मैं और दोस्त आराम से कई बार इसके अंदर जाकर बाहर निकल आते थे। पास की चामुंडी हिल इन सब की पसंदीदा जगह थी और जग्गी अक्सर वहां जाया करता था। चामुंडी पर मोटरसाइकिल चलाना मानो हमारा धर्म था। रात को हम मोटरसाइकिल पर ऊपर चले जाते और रात भर पहाड़ी के तीखे मोड़ों पर ऊपर नीचे और ज़्यादा बेहतर तरीकों से और तेज़ी से बाइक चलाया करते। एक दिन मैंने सोचा कि सड़क पर ही सवारी क्यों, मैं पहाड़ी पर से बिना सड़क पर आए नीचे उतरूंगा। उसने तय किया कि चामुंडी से सीधे नीचे जाने वाला ये रास्ता सबसे तेज और मज़ेदार होगा। इसका मतलब सड़क से बचना था। ये सबसे ज़्यादा तेज़ी और पूरी रफ्तार के साथ पहाड़ी से नीचे उतरने का तरीका था। इसका मतलब था पेड़ों, झाड़ियों, चट्टानों और पेड़ों के बीच उगे बहुत से पौधों के बीच बाइक चलाना। एक जगह पर उसकी ये रोमांचक यात्रा झटके के साथ रुक गई जब उसकी बाइक एक टहनी में अटक गई, लेकिन उसने खुद को वहां से निकाला और अपनी मिशन पूरा किया। जब वो नीचे पहुंचा तो खून से लथपथ था, लेकिन वो एक विजेता की तरह पहुंचा। टूटी हुई अनामिका उंगली जीत की इस खुशी के एक छोटी सी कीमत लगी। एक बार आदर्शवाद के उत्साह से प्रेरित उनके बाइकर दोस्तों को एक कम्यून बनाने की सूझी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने 100 एकड़ क्षेत्रफल का एक भूखंड तलाशना शुरू किया। हमने टिम्बर का व्यापार करने वाले एक दोस्त की जमीन देखी। ये जंगल का इलाका था। ये 200 या 300 रुपए प्रति एकड़ की दर से मिल रही थी। हमने एक समुदाय
शुरू करने की योजना बनाई, जहां सभी युवा लोग आकर साथ रहे। इसकी रूपरेखा जानबूझकर ऐसी बनाई गई जिसका कोई नियम कायदा ना हो, किसी भी तरह का थोपा हुआ बाहरी अनुशासन ना हो। ये अपने आप में एक संभ्रांत और ऊंची सोच वाला कदम था, पर ऊंचे इरादों वाली लेकिन व्यवहारिकता से परे दूसरी योजनाओं की तरह ये भी कामयाब न हो सकी। इसके कई सदस्यों में से कुछ की जिंदगियां तो कई तरह की बुरी लतों की वजह से बर्बाद हो गई। सदगुरु व्यंग्यपूर्ण लहज में कहते हैं, कुछ सपनों का पूरा ना होना वरदान सिद्ध होता है। वो याद करते हैं, 10 में से एक तो लगभग हर समय शराब के नशे में रहता था, बाकी 5 से 10% गांजा या कोई और नशे करते थे। वो अच्छे लोग थे, पर किसी तरह उनको ऐसी बुरी लतें लग गई थी। मैं उनकी संगत में काफ़ी रहा, लेकिन ऐसी किसी हरकत में शामिल होने की कभी ख्वाहिश नहीं हुई। ना तो मैंने कभी इससे बचने की कोशिश की, ना कभी इसके पीछे पड़ा। ऐसा भी नहीं था कि किसी नैतिक डर से मैंने खुद को रोक रखा था, ना ही कभी मैंने ये सब करना चाहा। इसकी वजह शायद ये थी कि मैं अपने आप में इतना डूबा था कि इनमें से कुछ करने की मुझे कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। अगर मैंने इन लोगों के साथ एक समुदाय बना लिया होता तो मैं कल्पना कर सकता हूँ कि ये लोग इसे कहाँ ले गए होते। अपने धंधे में मिली सफलता से जग्गी और भी ज़्यादा साहसी बन गया। उसने व्यापार और फैलाना चाहा। वो मानते हैं कि इस दौरान उन्होंने अपने जीवन के फैसलों को समाज की उम्मीदों के मुताबिक तय करना चाहा था। बस इसी दौरान मैंने सामाजिक हालात के मुताबिक चलना चाहा और ज़िंदगी में थोड़ा उलझ गया। मेरे पिता हमेशा इस बात का रोना रोते थे कि हर किसी के बेटे कुछ ना कुछ बन गए हैं। कोई इंजीनियर, कोई उद्योगपति, कोई IAS तो कोई अमेरिका चला गया है। जहाँ कहीं भी और जिस किसी से भी मैं मिलता, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, मेरे स्कूल या कॉलेज के पुराने शिक्षक, तो वो कहते, अरे हम तो सोचते थे कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बनोगे, कुछ करोगे, लेकिन तुम तो इसे यूं ही बर्बाद कर रहे हो। धीरे धीरे ये बात मुझे चुभने लगी। मैंने तय किया, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अपने एक सिविल इंजीनियर दोस्त के साथ साझेदारी में उन्होंने भवन निर्माण का बिजनेस शुरू किया। घर वालों को इस पर यकीन ना हुआ। अब क्या ये नई योजना कामयाब होगी? ये वाकई ही कामयाब हुई। 5 साल के अंदर ही हम मशहूर के जाने माने ठेकेदारों में से एक बन गए और एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर उभरे। हम एक लघु उद्योग चला रहे थे। हम सिर्फ 2 युवक थे और हर कोई हमसे बहुत खुश था। अब हम अच्छा पैसा कमा रहे थे। मेरे पिता भी बहुत खुश थे। आप डॉक्टर हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कामयाब हैं, बस इसी की अहमियत है। सफलता का मतलब है कि आप अच्छी कमाई कर रहे हैं। ऐसा लगा कि मोटरसाइकिल पर दुनिया की सैर करने का जग्गी का सपना पूरा होने में अब देर नहीं है। जग्गी जिंदगी इतनी आराम से चल रही थी कि अक्सर वो मजाक में कहते हैं कि कभी कभी तो मैं उन्हें लगता था मानो धरती सूरज के बजाय उनकी चारों ओर घूम रही। ऐसा लगता था कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तभी कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन जग्गी की योजनाएं खिड़की से फुर्र हो गई।